गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो रिजर्वेशन होता है ना, उसके रिलेटेड जो भी हम लोग प्रावधान दिया गया है, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, ST हो, SC हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, जैन हो, किसी भी धर्म में जो हमारे संविधान में किस तरह से आरक्षण दिया गया है, उसी आरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरक्षण देखो, रिजर्वेशन, समानता का यहाँ पर एक चीज़ आया है, समानता का अर्थ, एक वर्ड समानता, ठीक है, जो संविधान रूप में हम लोगों का मूल रूप से जो लिखित किया गया है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कि भारत के नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। फिर भी संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि कुछ ऐसे निम्न वर्गीय कास्ट हैं जिसको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो देखो उसी के बारे में पढ़ते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों की अधिकारों और अवसरों का समान पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ समानता का अर्थ है, बोल रहा है कि सभी नागरिकों की अधिकारों और अवसरों का समान पहुंच होनी चाहिए। तो जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, ठीक है, सभी के अधिकारों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। जो जो अवसर होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, ये समान होनी चाहिए। किंतु समाज की कटु सच्चाई यह है कि आज विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भारी असमानताएं। हम तो जानते हैं कि समानता का अर्थ होता है कि नागरिकों को समान अधिकार तथा समान अवसर पहुंचनी चाहिए, बट समाज में एक ऐसी कटु सच्चाई है कि आज विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भारी असमानताएं हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग सदियों से अनेक बाधाओं से युक्त जीवन बिता रहे हैं। तो ये कोई झूठ नहीं है, ये हमारे आंखों देखा घटना है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सदियों से किस तरह से अपने बाधा से जीवन बिता रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। आज भी ये देखने को मिल रहा है। जबकि अधिकार समानता का अर्थ सबको बराबर अवसर और अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा है, परंतु ऐसा ये तीनों जातियों पर, अनुसूचित जाति के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत और पिछड़े वर्गों के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, उन लोगों को के निम्न तबके के ही माना जाता है और उन्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे विभिन्न प्रकार के भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार का जो भेदभाव है, ऊंच नीच का, छुआछूत का, इसके शिकार होते आ रहे हैं, जो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। सभी जातियों की महिलाएं अपनी निम्न स्थिति के कारण शोषण और उत्पीड़न का शिकार रही है। ठीक है, तो क्या सभी जातियों की महिलाएं अपनी निम्न स्थिति के कारण, ठीक है, अपनी गरीबी के कारण, अपने गरीबी के कारण, अपने निम्न स्तरीय समाज में रखे जाने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न का शिकार सहना पड़ रहा है। ये सभी प्रकार की असमानताएं क्यों? धार्मिक चीज़ पे देखने को मिलता है, जाति के आधार पे मिलता है, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाने का उत्पन्न है। तो ये चार जो हम लोग का मुख्य रूप से असमानताएं देखा गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं, ठीक है, जो शोषण का, उत्पीड़न का शिकार होते जा रही है। ठीक है, शोषण के उत्पीड़न का शिकार हो रही है, तो उसका सबसे प्रमुख असमानताएं हैं धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव करना। हम लोग देखते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न तबके माना जाता है। ये हम लोगों का समाज में एक ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ट्रेंड बना हुआ है। फिर देखो धर्म और जाति के आधार पे हम जानते हैं ये उच्च धर्म के लोग हैं, ये मतलब उच्च कास्ट के लोग हैं, ये उच्च वंश के लोग हैं, ऐसे मान के उसको उच्च वर्गीय रखा जाता है और निम्न वर्गीय लोग अपने आप इसका शिकार और उत्पीड़न दोनों ही सहना पड़ता है। ये इसके प्रमुख कारण है। भेदभाव का प्रमुख कारण धर्म, जाति, वंश या लिंग भेदभाव का सबसे बड़ा प्रमुख कारण। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं और यही सब को देखते हुए
ये तीनों जातियों, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले सभी जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाले जातियाँ तथा अन्य पिछड़ों के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, ये सभी को संविधान में कुछ क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उसमें से देखो, भारत में पहला, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटें आरक्षित की गई हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह पर जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति, ठीक है, ये सभी क्षेत्र में जहाँ पर चुनाव होता है, ठीक है, जहाँ तक कि आज हम लोग देखते हैं कॉलेज में जो छात्र संघ का चुनाव होता है, यहाँ तक में भी क्या अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सीट अलग से आरक्षित रखा गया है, ठीक है। नंबर 2, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% स्थान आरक्षित किया गया है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं नौकरियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्गों के लिए, साथ ही साथ जितने भी चुनाव होते हैं राजनीति से रिलेटेड, ठीक है, जैसे वो निम्न चुनाव से लेके एकदम हाईएस्ट चुनाव तक, ठीक है, जैसे वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निकाय, नगर निगम, छावनी बोर्ड, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर क्षेत्र में क्या उन्हें आरक्षित किया गया। तथा नौकरी में भी अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7.5% स्थान आरक्षित किए गए हैं। भारत सरकार के अधीन नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सुविधा है, ठीक है। तो भारत सरकार के अधीन में जितने भी नौकरियां हैं उसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सुविधा है, परंतु ये अब तक सही ढंग से लागू नहीं होता है। ये तो संविधान में आरक्षण दिया गया है, परंतु इसे धरातल पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। आज पूरे भारत के ओबीसी लोग क्या 27% की आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक कि हम लोगों का झारखंड राज्य भी इसके समर्थन में है। नगरीय, स्थानीय निकाय और सभी पंचायती राज संस्थानों में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। तो देखो, महिलाओं को भी इसका शिकार करना पड़ता है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कुछ स्थानीय जो निकाय होता है, वार्ड होता है, पंचायत समिति होता है तथा पंचायती राज संस्थान की कुल सीटों की 1/3, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोगों का 12 सीट है, 12 सीट में 1/3, 3 भाग का 1 भाग, ठीक है, 12 सीट में 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कहा गया है। 1/3 का मतलब हम लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, वो भी हो गया। नंबर 4 पॉइंट देखो, विभिन्न सरकारी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में युद्ध में आहत हुए सैनिकों की विधवा, भूतपूर्व सैनिकों एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कुछ सीट आरक्षित की गई है। तो कोई भी सरकारी संस्थान, ठीक है, या शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, कोई भी सरकारी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में युद्ध में आहत हुए सैनिकों के विधवा, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग कोटा के लिए भी अलग से आरक्षित सीट के रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया जाने कि जो हम लोग साधारण जो होते हैं लोकसभा किसी भी तरह का चुनाव, ठीक है, वो सभी चुनाव में सीट आरक्षित रखी गई है। किसके लिए? अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए। दूसरा, नौकरियों में जो आरक्षण रखा गया है ओबीसी के लिए अलग, ये एसटी के लिए अलग और एससी के लिए अलग। साथ ही नगर निकाय और स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का 1/3 सीट का आरक्षण। चौथा, विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में जो सैनिकों की विधवा होते हैं महिलाओं, उसके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए अलग से सीट आरक्षित किया गया। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आलोचनात्मक बहुमूल्य, इसी के अंतर्गत आते हैं आलोचनात्मक बहुमूल्य। आरक्षण की नीति पर निरंतर विवाद रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आज भी ये आरक्षण का जो नीति बनाया गया है ना, यह हमेशा विवादों से घिरा हुआ है। आरक्षण विरोधियों का मानना है, तो जो आरक्षण का विरोध करते हैं उसका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का प्रदान करना समानता के आदर्शों के विरुद्ध है, ठीक है। तो आरक्षण की नीति पर जो निरंतर विवाद होता रहता है, आरक्षण विरोधियों का मानना है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध भी करते हैं, ठीक है।
तो उन लोगों का मानना है किसी भी व्यक्ति को आरक्षण प्रदान करना ये आदर्शों के, समानताओं के आदर्शों के विरुद्ध है। उन लोगों का मानना क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण प्रदान करना जो समानता होता है, समता होता है, उसके आदर्शों के विरुद्ध है। इनका यह भी कहना है कि आरक्षण ऐसे व्यक्तियों के प्रति अन्याय है जो योग्य और क्षमतावान है। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि वैसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण क्या है, आरक्षण ऐसे व्यक्तियों के प्रति अन्याय है जो योग्य और क्षमतावान है। जो व्यक्ति योग्य हैं और क्षमतावान है उसके लिए क्या है, आरक्षण अन्याय है। भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन मैनेजमेंट का जो संस्थान है, जिस संस्थाओं में भी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, आरक्षण की उपलब्ध कराई गई है। तो हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो IIT कॉलेज है, ठीक है, और भारतीय प्रबंधन संस्थान जो मैनेजमेंट संस्थान है, जैसी संस्थाओं में भी जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा कराई गई, इसको लोग गैरकानूनी मानता है। कौन? वही आरक्षण का विरोध करने वाले लोग। इससे इन संस्थानों की गुणवत्ता में प्रभावित हो सकते हैं। उन लोगों का कहना है कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता में जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित हो सकती है, गुणवत्ता में मतलब प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। वास्तव में संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि समाज में ऐसे वर्गों के हित के लिए रक्षा की जाए जो सामाजिक कुरीतियों के कारण शताब्दियों से शोषण का, उत्पीड़न के शिकार कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि संविधान में जो ये प्रावधान दिया गया है ये वैसे व्यक्तियों के लिए है जो वर्षों से क्या है, शोषित और पीड़ित हैं सामाजिक कुरीतियों से, वैसे व्यक्तियों के लिए वो आरक्षण दिया गया है, न कि एक योग्य एवं क्षमतावान व्यक्तियों के लिए ये आरक्षण दिया गया है। उन लोगों का यही कहना है, जिसके कारण कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन हमेशा से आरक्षण से संबंधित होते आ रहा है। कभी कभी तो ये भी मांग होता है कि आरक्षण को ही हटा दिया जाए, लेकिन कुछ निम्न वर्गीय लोगों को देखते हुए ये अभी तक जो विवाद बना हुआ है कि आरक्षण हटाने का, लेकिन ये हमारे संविधान में मूल रूप से लिखित दिया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जो अभी भी लागू है। ठीक है, अब हाथ से सफाई, मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, अब देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है। तो हम जानते हैं हाथ की सफाई का अर्थ होता है गंदगी, कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि के हाथ से झाड़ू से सफाई करना। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग यही होता है। ठीक है, हाथ से सफाई, हाथों के द्वारा जो हम लोग सफाई करते हैं, ठीक है, जो सफाई कर्मी, हाथ से सफाई का अर्थ होता है गंदगी, कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि हाथों से, झाड़ू से, हाथ से या झाड़ू से सफाई करना। इस प्रथा के अनुसार झाड़ू एवं टीन की प्लेटों से मनुष्य एवं जानवरों के मलमूत्र को बाल्टियों या टोकरियों में भरकर कुछ दूरी पर नियत स्थानों पर डाल दिया जाता था। ये हम जानते हैं हाथ से सफाई आज भी चलता है। ठीक है, भारत में हाथ से सफाई की यह विधि सदियों से चलती आ रही है और अब भी चल रही है। हम सब ने देखा है, जो बहुत सारे जो सेफ्टी टैंक होते हैं, नली साफ़ करते हुए हम देखते हैं आज भी हाथ से या झाड़ू से नगर निगम वाले लोग साफ़ करते। बहुत तरह के जो कचड़े चुनने वाले बच्चे लोगों को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं। फिर इस तरह का जो सदियों से चलती आ रही है। इससे सफाई करने वाले कर्मचारी विभिन्न संक्रामक रोगों से आसानी से शिकार होते हैं। तो इस तरह के काम करने वाले लोग विभिन्न रोगों के क्या होते हैं, आसानी से शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़ों में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो बीमार होते हैं तो किसी का स्किन डिजीज, किसी का आई डिजीज, किसी का लंग्स डिजीज और तरह तरह के बीमारी का सामना करना पड़ता था। और आज भी हम देखते हैं कुछ न कुछ ऐसे लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिलने के कारण क्या होता है, रोज़गार नहीं मिलने के कारण आज उन लोगों को उस काम से होके ही गुजरना पड़ता है।
और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि हम लोग निम्न वर्ग हैं, हम लोग इसी वर्ग के लायक हैं, जिसके कारण उन लोगों का दिमाग में वो मेंटलिटी घुसा हुआ है, जिसके कारण वो आज भी वो अपने पेशा पर ही जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार का हमेशा प्रयास होता रहा है कि हम इससे ऊपर आदमी को उठाएंगे। ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी इस प्रथा के घोर विरोधी थे। तो महात्मा गांधी जो हाथ से सफाई करने वाले कुछ कर्मचारी लोगों का हमेशा से उन लोगों का पेशा बन जाता था इस तरह का काम करना, तो इस तरह का जो एक प्रकार का ट्रेंड बना, तो ये कौन काम करते थे? ये वही लोग काम करते थे जो हाशियाई वर्ग के अंतर्गत आते थे। उन लोग अपने आप को ये उच्च वर्ग की ये में तले में दबे हुए होने के कारण वह कभी भी वो इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाते थे, और वह हमेशा उस काम के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन महात्मा गांधी ये सब देख के उसको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसकी घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलमूत्र का स्वयं निपटारा करें। ठीक है, तो महात्मा गांधी का कहना है कि इस तरह का सफाई करवाने से अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना मल मूत्र और गंदगी को क्या करें, खुद ही सफाई करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। स्वतंत्र भारत में शुष्क शौचालय, ठीक है, तो हमारे आज़ाद भारत में क्या हुआ, शुष्क शौचालय के स्थान पर जल डालकर साफ किया जा सकने वाले स्वच्छ शौचालय बनाने की रोजाना एक योजना शुरू की गई। तो स्वतंत्र भारत में क्या, जो ड्राई ये टॉयलेट बना हुआ था, ठीक है, शौचालय बना हुआ था, उसको बंद करके जल डालकर साफ किए जाने वाले स्वच्छ शौचालय बनाने की एक योजना पहल की गई, वो शुरू की गई। इसके लिए केंद्र और राज्य को विशेष अनुदान भी दिए। उसके लिए क्या किया, केंद्र सरकार जो हमारे भारत सरकार है वो राज्य की विभिन्न सरकारों को क्या दिया, विशेष अनुदान राशि दिए, ताकि इस शुष्क शौचालय को हटा के जल से साफ किए जाने वाले शौचालय बनाए जा सके। सरकार के हाथ में सफाई करने वालों के अन्य व्यवसायों में पुनर्वास भी काफ़ी अधिक राशि खर्च की। ठीक है, तो सरकार ने हाथ से सफाई करने वालों के अन्य व्यवसाय, उन लोगों के लिए जो अन्य व्यवसाय में पुनर्वास पर भी काफ़ी राशि खर्च किया, और आज हम देखते हैं कुछ हद तक सुधर गया है। पहले इससे भी दयनीय स्थिति थी। ठीक है, हाथ से सफाई अधिनियम 1993, ठीक है, तो ये जो एक्ट हुआ था हाथ से सफाई अधिनियम एक्ट 1993, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछिएगा देखना। सन 1993 की एक अधिनियम के अनुसार हाथ से सफाई करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो हाथ से सफाई अधिनियम को कब बंद किया गया, कब प्रतिबंध किया गया, तो 1993। ये क्वेश्चन पूछेगा। ये जो हाथ से सफाई अधिनियम 1993 बना, ये किसके लिए बना था, हाथ से सफाई करने वाले जितने लोग होते हैं उसको प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक क्या एक्ट पारित हुआ था सरकार के द्वारा। ठीक है, अब तक लाखों की संख्या में शुष्क शौचालयों के स्थान पर सैनिटरी शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। हाथ से सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार ने काफ़ी धनराशि यहाँ खर्च भी की। और आज हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के घर में आज शौचालय है। भारत सरकार के एक योजना के तहत, शौचालय योजना के तहत क्या हुआ, आज घर घर में सरकार की तरफ से क्या दिया गया, शौचालय मुफ्त में दिया गया है। ठीक है, जिसका यूज आज हम लोग करते हैं। बहुत हद तक आज क्या करते हैं, स्वच्छता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखोगे हाथ से सफाई अधिनियम कब पारित हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हाथ से जो सफाई करने का ये प्रथा चली आ रही थी, इसको प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। तो कब रोक लगाई गई सफाई अधिनियम को, 1993 में। ठीक है, अब तक लाखों की संख्या में शुष्क शौचालय के स्थान पर सैनिटरी शौचालय किए जाते हैं। ठीक है, अब तो हम देखते हैं कि भारत के हर घर में शौचालय बनाए जा चुके हैं। ये सरकार अपनी तरफ से क्या प्रत्येक घर में एक शौचालय मिनिमम मुफ्त में दिया गया है। हाथ में सफाई करने वालों के सफाई कर्मी के लिए पुनर्वास हेतु भी केंद्र सरकार ने काफ़ी धनराशि खर्च की है। अब देखो सारांश थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े होता था विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, जिसको हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विधानमंडलों, विधानसभा, सरकारी नौकरियों में हर जगह पर सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, अब देखो अस्पृश्यता
जो सदियों से चली आ रही थी अस्पृश्यता, अनेक प्रकार के भेदभाव के शिकार रहे हैं। ठीक है, तो हम अस्पृश्यता जिसका अर्थ होता है छुआछूत, जो अनेक प्रकार के भेदभाव के शिकार रहे हैं, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए और बहुत हद तक सफल भी हो गया। ठीक है, आदमी अपना हक समझने लगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, तो जातिगत के आधार पर जो उत्पीड़न या शोषण किया जाता था उसके विरुद्ध वो संघर्ष किया, लड़ा। मुख्य रूप से उन्हीं के प्रयास के परिणाम स्वरूप और आज उन्हीं के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। आज हम जानते हैं कि जो अस्पृश्यता का अंत किया गया, इसका सबसे जो मेन रोल निभाया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी के प्रयास के कारण हमारे देश में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन चला और ये सफल हो गया, संविधान में वो लिखित रूप से पारित भी हुआ। हाथ से सफाई एक घृणित एवं अस्वास्थ्यकर प्रथा थी। ठीक है, तो हाथ से सफाई करने का एक जो प्रथा थी ये बहुत ही अस्वास्थ्यकर प्रथा थी। मानवीय गरिमा को ध्यान में रख कर इस प्रथा के कानून की तौर पर समाप्त कर दिया गया। एक कानून बनाया गया, हाथ से सफाई अधिनियम 1993 के बाद इसको स्वतः बंद कर दिया गया। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो तुम लोग क्या करोगे, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को तुम लोग को फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, उसके बाद संक्षिप्त है, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न उत्तर है। इतना सारा बना लेना है। ठीक है, परियोजना कार्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाना। परियोजना कार्य के लिए ये सब पढ़ने के बाद हमने फिर उसका प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है।